तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। एक्चुअली क्लास 9 का ये पहला चैप्टर है और फुल जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के बच्चे प्रेफर कर सकते हैं और दोनों का ही लगभग सिलेबस जो है वो सेम है। मैंने दोनों को ही सेम जैसा ही पढ़ाया है और कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ को देखेंगे। चूँकि ये रिवीजन है तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं। और अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस डाउट को हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मोशन में क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू। बेसिकली हमको पहले रेस्ट और मोशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है, फिर आती है वेलोसिटी की बारी, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, और फिर एक्सेलरेशन एंड देन इक्वेशन ऑफ मोशन, और बीच में एक पार्ट आता है ग्राफ। तो इतना करने के बाद हमारा चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे तो हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा फिर एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मोशन कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को देखते हुए, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब एक जगह पे स्टिल है, तो वो रेस्ट पे है। तो एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। पहले रेस्ट। सो बच्चों, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब सिंपल सा ये समझना है हम लोगों को कि अगर टाइम के साथ, टाइम के बीतने के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो वहीं का वहीं है, तो वो रेस्ट पे है। हालांकि उसे आलसी भी कहते हैं और रेस्ट पे भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो रेस्ट पे कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? तो ट्रीज़ कभी मूव नहीं करते, बिल्डिंग्स कभी मूव नहीं करती, और जब आप सो रहे होते हो, अब बशर्ते आपको चलने की बीमारी ना हो नींद में, तो मैं कहूँगा कि आप रेस्ट पे हो, क्योंकि आप उस टाइम पे अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो होप सो आपको रेस्ट क्लियर होगा और मेरे साथ आप लिखते चलेंगे। इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम पासेज, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एग्जाम्पल ट्री, बिल्डिंग, लेजी बॉय, एक्सेट्रा। तो लिखते चलेंगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम तक। अब मोशन क्या होता है? उसमें क्या था? डज नॉट चेंज, इसमें चेंजेस। When an object changes its position with respect to time, then it is said to be in motion. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और कुछ टाइम के बाद, मतलब 2-3 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया? हाँ, तो इसको बोलेंगे मोशन। पर हेयर इज अ कैच। व्हाट इज अ कैच? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब रिलेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव टर्म्स क्या हुआ इसका मतलब? रिलेटिव का मतलब होता है किसी और के नज़रिए से। अभी जो कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग अपने नज़रिए से पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिज़िक्स को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर समझ जाओ तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है किसी और के पर्सपेक्टिव से देखना। लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये चल रहे हैं या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ चल रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कार का। कार बना लेते हैं, ये रोड है, ठीक है, कार। इसके विंडो सीट पे आप बैठे हो और आपका भाई बैठा है या आपके फ्रेंड बैठे हैं, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है बाहर। ये फुटपाथ है और ये रोड है। तो आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, वेलोसिटी है यहाँ, स्पीड है, इसकी स्पीड है। अब अगर मैं पूछूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, सी के लिए ए अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं टाइम के साथ? किसके साथ? टाइम के साथ। तो आप बोलोगे हाँ,
सी के लिए अगर मैं सी हूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि ये जो कार है वो इधर आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ए भी मूव कर रहा है। उसके बाद सी से मैं फिर से पूछूं कि बताओ बी मूव कर रहा है कि नहीं, बी में मोशन है कि नहीं, तो हाँ बी चूंकि कार में बैठा है और कार मोशन कर रही है तो बी भी मोशन में है। लेकिन ठीक अगर मैं यही सवाल ए से करूं बी के लिए या फिर बी से करूं ए के लिए कि क्या ए मोशन में है, तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा है, तो हमको क्या दिखेगा, और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ या आप ड्राइविंग कर रहे हो और मैं आपके बगल में बैठा हूँ, तो क्या लगेगा आपको कि मैं मूव कर रहा हूँ? ज़रा सोचिए इस बात को। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। सेम टाइम पे यहाँ पे हुआ क्या, सी के लिए ए तो मूव कर रहा था लेकिन सेम टाइम पे बी ए के लिए रेस्ट पे है। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव हो जाना, कि मेरे लिए तो तुम मोशन में हो लेकिन किसी और के लिए आप रेस्ट पे हो। समझ आया आपको? सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो आपको ये एग्जांपल लिख देना है अपने लैंग्वेज में कि अगर रिलेटिव टर्म का एग्जांपल आता है तो आपको ये लिख देना है, ये एग्जांपल लिख देना है। और ये पुलिस साहब है, लगता है इन्हें पकड़ने जा रहे हैं। आगे अब आता है स्केलर और वेक्टर में। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है उसको कहते हैं वेक्टर। बट ठीक से कभी समझ नहीं आया कि स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस क्या है। तो चलो इसका मेन डिफरेंस देखते हैं स्केलर और वेक्टर में। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए इसके लिए कि मास क्या, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, आप गए बाजार, आलू का बोरा रखा हुआ था और उसमें ढेर सारे आलू थे। यहाँ से बोरा फटा हुआ था, आपको 1 केजी आलू निकालना था। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आलू ऊपर से निकालो या फिर इस फटे हुए मतलब छेद से। तो अगर हम दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाएं या फिर कोई भी रास्ता चुने तो 1 केजी आलू हमको मिल जाएगा। क्या डायरेक्शन इसमें मैटर करता है? नहीं। अगर हम इधर निकाले इधर भी निकाले, दोनों ही केसेस में क्या होगा कि हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। सेकंड, अब ये एक बॉटल है। अब इस बॉटल को मेरे को आप लोग तक पहुंचाना है। तो पहले चीज़, फोर्स के ये वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर होता है। पहला क्या? मैग्नीट्यूड। और दूसरा होता है डायरेक्शन। और ये दोनों चीज़ जब साथ हो जाते हैं किसी क्वांटिटी में, जब ये दोनों चीज़ें होती है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर। ध्यान देना, ये बॉटल है। अभी मैं थोड़ा सा इसे पुश करता हूँ एकदम हल्के से, तो ये आप तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कम नंबर में कम न्यूटन लगाया फोर्स। ठीक, अब मैं ज़्यादा न्यूटन लगाता हूँ लेकिन अलग डायरेक्शन में लगाता हूँ, आपकी तरफ नहीं, तो क्या आप तक पहुँचेगा? नहीं। मेरा काम होना चाहिए बच्चा, पहले ध्यान से सुनो। मैंने क्या, थोड़ा सा फोर्स लगाया लेकिन आपके डायरेक्शन में लगाया, तो आप तक थोड़ा पहुंचा लेकिन पूरा नहीं पहुंचा। दूसरी बार मैंने अच्छे से फोर्स लगाया लेकिन गलत डायरेक्शन पे लगाया, तो ये दूर चला गया। तो ये मैटर करता है कि हम फोर्स किधर लगा रहे हैं,
हमारा काम पूरा होना चाहिए। मैं इधर फोर्स लगाऊंगा और पूरी मैग्नीट्यूड के साथ लगाऊंगा, तभी ये काम पूरा होगा, ये बॉटल आप तक पहुंचेगी। होप सो आपको ये क्लियर होगा। तो जिसके पास जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है और मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए दोनों स्केलर और वेक्टर में? पहला कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ नंबर्स है, और इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। समझ आया? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, फर्स्ट। सेकंड, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ना जीरो हो सकता है, नेवर जीरो और नेगेटिव। कभी ज़ीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। थर्ड, एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? एग्जाम्पल हो गया स्पीड, डिस्टेंस, मास, और इसका थर्ड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टॉर्क। दैट्स ऑल। एक्सेट्रा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सब जो क्वांटिटीज़ है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और ये क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो इधर देखो, टाइम स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, स्पीड स्केलर है, मास स्केलर है, और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, वेट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है हम लोग को। पहले डेफिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को, बस एक नंबर ही काफ़ी होता है। अच्छा, वेक्टर्स को नंबर से और डायरेक्शन दोनों यूज़ करते हैं। डायरेक्शन के लिए एक एरो देते हैं, और इसको सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं बस, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मतलब कि अगर स्पीड लिख रहे हैं, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड, एक है नंबर और एक है उसका यूनिट। तो बस यही दो होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी के ऊपर एक एरो देंगे, इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसका डायरेक्शन बताता है। सिंबल क्या होता है? क्वांटिटी। हाँ, ये देखो, इसका क्या होता है कि या तो हम लोग बोल्ड लिख देते हैं, मतलब इसको मोटा कर दो ऐसे, या फिर बी के ऊपर एक एरो दे दो। दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और स्केलर क्वांटिटी कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल, वी एस टी ऐसे ही लिखते हैं। डायरेक्शन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। फिर एग्जांपल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास एंड टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर का एक डायरेक्शन होता है, वो हमेशा लोअर बॉडी से अपर बॉडी की तरफ, मतलब हाँ, लोअर बॉडी से अपर बॉडी की तरफ जाता है। अपर बॉडी कहने का क्या मतलब है? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से जिसका टेम्परेचर कम है वहाँ पे जाएगा हीट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एक बार समझेंगे हम लोग। ये है डिस्टेंस। हमने क्या किया,
हमारे जो साइकिलिस्ट भैया, इनको जाना था कुछ ख़रीदने के लिए शॉप। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास पैसे नहीं थे, पहले ये गए घर से गए शॉप। तो द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। The actual path covered by the body is called its distance and the shortest distance between two points, मतलब A और C के बीच में shortest point तो ये भी है, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है। तो ये जो A प्लस बी, ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा डिस्टेंस, और ए सी हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ आ रहा है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन है, पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके बीच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। और डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ए बी। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, लेकिन ए बी चुनेंगे हम लोग। तो और इसका यूनिट क्या है? मीटर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? क्वांटिटी टाइप क्या है? डिस्टेंस स्केलर है, ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। फिर डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में नहीं करते हैं। पाथ, कोई भी पाथ चुन सकते हैं, मतलब किधर से भी जा सकते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें शॉर्टेस्ट पाथ चुनते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स या पोजीशंस। उसके बाद फिर वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नेगेटिव और ज़ीरो कैसे होगा? चलो एक बात से समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि नेगेटिव और ज़ीरो कैसे होगा। मेरे साथ नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे छोटे भाई, मेरे स्टूडेंट्स से कि लिखते रहे हमारे साथ और बने रहें। देख, ई है हमार नंबर लाइन, ई है 1, ई है 2, ई है 3, ई है 4, -1, -2 एंड सो ऑन, और ये 0 है। ये हमको चलना है x के तरफ, मान ले 3, यहाँ पहुँच गए, ठीक। पहले 0 पे थे, स्टार्ट किए 3। अब हमको चलना है -4 और x में ही चलना है, तो पहले 3 यहाँ चलेंगे और फिर -1 यहाँ चलेंगे, तो 3 - 4 आ जाएगा -1। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट में? समझो, 0 से लेके -1, तो -1 हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है आपको। नेगेटिव हो गया, और 0 कितना होगा? +3 -3 0। बूझे? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन अब करते हैं। बोल रहा है अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं, इसे तो नज़र ही नहीं आएगा। स्क्वायर फील्ड, ये बन गया हमारा स्क्वायर फील्ड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? स्क्वायर साइड है 10 मीटर्स, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये और 10 मीटर ये। साइड 10-10 मीटर है। What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from this initial position? बोल रहा है एक फार्मर मूव करता है बाउंड्री पे, मतलब इसके पेरीमीटर पे मूव कर रहा है, और 40 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कवर करने में उसको कितना लगता है? 40 सेकेंड्स।
ठीक, तो बताइए पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन क्या होगा जब वो 2 मिनट 20 सेकंड चल लेगा। तो ट्राई कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंसेटिव क्वेश्चन है, और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर चाहिए मेरे को। चलिए, तो वीडियो पॉज कीजिएगा और होप सो आपने किया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है सर? अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। हाँ ठीक है, मतलब अगर 10 मीटर चल रहा है 40 सेकंड में, तो बताइए सर 40 मीटर कितना सेकंड में चलेगा? आराम से बता देंगे, 40 इंटू 4 सेकेंड, मतलब कि 160 सेकंड में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब 160 सेकंड में एक चक्कर पूरा मार लेगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 0। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बात किया है, तो 160 और बोल रहे कितना मेरा है 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले चेंज करते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट को पहले सेकंड में चेंज करेंगे, 2 मिनट प्लस 20, 120, मतलब 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स चला, मतलब पहला 40 सेकंड यहाँ चला, फिर दूसरा 40 सेकंड यहाँ चला, तीसरा 40 सेकंड यहाँ चला। अब 120 सेकंड हो गए, यहाँ से यहाँ तक चलने में 120 सेकंड पूरे हो गए। अब सिर्फ 20 सेकंड चल सकता है। तो अगर ये 10 मीटर चल रहा है 40 सेकंड में, तो 5 मीटर चलेगा, तो 5 मीटर चलेगा 20 सेकंड्स में। तो 5 मीटर और चलेगा यहाँ से यहाँ तक, समझे? ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ए बी से ए बी का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा हमारा 5 मीटर्स। ठीक है, होप सो आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है बम 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 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो देखना है। टाइम जानते हैं आप लोग, टाइम क्या होता है? टाइम होता है किसी दो इंटरवल के बीच का ड्यूरेशन। मतलब मैंने एक बार इस बॉटल को यहाँ पे टैप किया और दूसरी बार बॉटल को यहाँ पे टैप किया, तो ये जो दो टैप के बीच में जो ड्यूरेशन हुआ, इसी को हम लोग टाइम कहते हैं और इसको मेज़र किया जाता है सेकंड्स में। ठीक, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहला, जब हम इक्वल स्टेप्स चले, मतलब इक्वल स्टेप चले, मान ले 1 2 3 4 इक्वल टाइम इंटरवल में, 1 सेकंड में 1 मीटर चले, फिर दूसरा सेकंड में भी 1 मीटर, तीसरा सेकंड में भी 1 मीटर, चौथा सेकंड में भी 1 मीटर, पांचवा सेकंड में भी 1 मीटर। ठीक, मतलब 5 सेकंड में टोटल 5 मीटर चल लिए, तो हम बोलेंगे ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन अगर पहला सेकंड में 1 चले, दूसरे सेकंड में रुक गए, तीसरे सेकंड में 2 चल लिए और ऐसे करके आगे बढ़े, तो फिर हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इंटरवल चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनो, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस चेंज हो रहा है इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। तो यही कहते हैं, इसका डेफिनेशन यही है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का इंटरवल इक्वल ये है, जैसे कि ये दिख रहा है, ये टाइम अपना चल रहा है, ये आया और यहाँ से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीधा चल के आया, लेकिन ये जो है कार है वो यहाँ से आई, यहाँ फिर रुकी, फिर आगे बढ़ी, फिर तुरंत निकल गई। तो बेसिकली इसका स्पीड चेंज हो रहा है, इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक, अब एक ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखो कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस
टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये नॉन यूनिफॉर्म का बना रहे हैं ऐसे, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम और ये ग्राफ। और एक नॉन यूनिफॉर्म का कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म का ऐसे स्ट्रेट लाइन। देख इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप बराबर कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, स्पीड कांस्टेंट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी एसटी ग्राफ दिया रहे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहे या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहे, तो उसका स्लोप होता है वेलोसिटी या स्पीड। क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जितना स्पीड यहाँ पे था उतना ही स्पीड यहाँ पे होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, और इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसका स्पीड चेंज कर रहा है। देखो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ सबसे कम है, और इसका स्लोप कांस्टेंट है, जितना यहाँ है उतना यहीं है, फिर उतना यहाँ भी है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग दिया रहता है, जैसे कि ये रेस्ट का है, रेस्ट का है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे टाइम आगे बढ़ रहा है। देखो 1 सेकंड पे कहाँ पे, मान ले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 सेकंड पे ये 3 पे था, सेकंड में भी मतलब 2 सेकंड में भी 3 पे था, 3 सेकंड में भी 3 पे था और 4 सेकंड में भी 3 पे था। सब कोई मतलब कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो रहा हो तो बोलो बोलो रेस्ट। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अभी पढ़े ना हम लोग, स्ट्रेट लाइन होता है, अभी पढ़े। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप का ग्राफ हो सकता है, एक जब स्पीड बढ़ रही हो और एक जब स्पीड घट रही हो। तो ये कैसे बताएंगे सर कि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? स्लोप से बच्चा, स्लोप से देख, स्लोप देख, एक यहाँ है फिर एक यहाँ है, स्लोप बढ़ गया ना, थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि होता है tan थीटा स्लोप, समझे? और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देख इसका थीटा घट गया, पहले बड़ा था फिर घट गया, पहले इतना था फिर इतना हो गया। समझ आया? स्लोप से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, व्हेन स्पीड इज डिक्रीज एंड व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, अब आता है स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है? ये सुंदर है। आगे तो स्पीड क्या होता है, पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड होता क्या है? स्पीड क्या होता है? डेफिनेशन हमको याद होना चाहिए। अगर 2 बजे रात में हम तुमको थप्पड़ मार के उठाए कि बता स्पीड का डेफिनेशन क्या है, तो तुमको याद होना चाहिए, लिख के रखो स्पीड का डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट का मतलब कुछ नहीं है, रेट का मतलब वो नहीं कि कितना में बिक रहा है, रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड कर देना। फिजिक्स में कहीं भी रेट आ जाए तो टाइम से डिवाइड कर रहा है, मतलब एक इंटरवल में पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस या फिर जो भी क्वांटिटीज़ है वो कितना होगा। तो रेट का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड कर देना, मतलब नीचे टाइम आएगा। और किसको डिवाइड करना है, चेंज ऑफ डिस्टेंस। और चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर मान ले ये पाथ ट्रैवल किए ए से बी तक, तो अगर ऊपर डिस्टेंस आ रहा है और नीचे टाइम आ रहा है तो इसको स्पीड कहते हैं। एंड वेलोसिटी किसको कहेंगे, ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे आएगा टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, अब
आते हैं स्पीड के ऊपर। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। द इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको कैसे मेज़र करते हैं? स्पीडोमीटर से। अगर हम स्कूटी चला रहे हैं तो कभी रुके भी है, अपने घर से वहाँ तक जा रहे हैं, अपने घर से अपने ऑफिस तक आ रहे हैं, तो कहीं मैंने रुका भी है, कहीं मेरा जो स्पीड था वो ज़्यादा हुआ है, कहीं कम हुआ है। तो वो जो मीटर होता है, वो जो कार में मीटर लगा होता है जिसमें देख के बताते हैं हम लोग कितनी स्पीड में हैं, तो वो मीटर कहलाता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कहीं दिया है? नहीं, तो लिख लेना। वो स्पीडोमीटर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करता है। और एवरेज स्पीड क्या होता है? एक्चुअली हम लोग हर समय की स्पीड को लेकर नहीं चल सकते, तो हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं उसका कि टोटल कितना लगा हमको, और ये कांस्टेंट होता है। इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन एवरेज स्पीड कांस्टेंट होता है। और वे कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक, इसका यूनिट भी उसकी तरह होगा, मीटर पर सेकेंड, और अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करते हैं। तो चलो देख लेते हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, पढ़ लेते हैं। देख, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो पहले करते हैं किलोमीटर पर आवर से। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो पहले 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल रहा है, समझे? इससे स्पीड तो हम साइकिल चला लें, कार तो हम स्पीड में भगाते हैं। तो क्या हो रहा है? 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर सर, बहुत बढ़िया। एंड 1 आवर बराबर 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है, क्या करें कि हमको इधर मीटर पर सेकंड मिल जाए, उधर किलोमीटर पर आवर मिल जाए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड को चेंज करना है। तो हमको दिमाग आया कि चलो इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो 1 किलोमीटर पर आवर आ गया 1000 बाय 3600, हाँ 1000 बाय 3600 मीटर पर सेकंड। तो 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कटा, ये 5 बार में, ये 18 बार में। हाँ, तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। हमको कन्वर्ट करना था 18 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 इंटू 18, क्योंकि 1 में है 5/18, तो 18 किलोमीटर पर आवर में कितना होगा? 5/18 इंटू 18, 18 कट गया, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये ज़्यादा स्पीड नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, यहाँ से तो हम समझ गए कि 5/18 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे, समझे? स्पीड इंटू या फिर वेलोसिटी इंटू 18/5। होप सबको समझ में आया होगा। इसको करके देखो, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, और फिर 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करना किलोमीटर पर आवर में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आएगा 10, और इसका आएगा 72। तो करके देखना खुद से, मज़ा आएगा करने में।
चलिए, अब इसके बाद आता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या होता है सर वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ना डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी सर वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ड्यू नॉर्थ चल रहा है, ड्यू साउथ चल रहा है, मेरे राइट चल रहा है, उसके लेफ्ट चल रहा है, ऐसे डिफाइन करना पड़ता है कि डायरेक्शन, सर डायरेक्शन किधर है। उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फॉर टाइम इंटरवल विच इज़ वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। मतलब हम बोले कि 5:01 पर तुम कहाँ था, जहाँ था और जहाँ था वहाँ पे वेलोसिटी कितना था ये बताओ। तो हम बोलेंगे उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं और उसको मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। सर स्पीड को भी इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी स्पीडोमीटर से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्पीडोमीटर से, हाँ दोनों को स्पीडोमीटर से। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जैसे वहाँ टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, बस। इसका भी वही मीटर पर सेकेंड होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है और अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है? देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है स्पीड, और ये हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और सबसे पहला है ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन। सबसे पहला जो हम लोग ये लिखते हैं डिफरेंस लिखते हैं, उसमें डेफिनेशन लिखते हैं। सेकंड में वो कौन सी क्वांटिटी है, थर्ड में उसका फॉर्मूला, फोर्थ में वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। और इसके बाद फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं चाहे तो, स्पीड ऑफ अ कार, और इसमें क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ अ कार ड्यू नॉर्थ, मतलब मैग्नीट्यूड तो लिए, उसके साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दे कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेंगे स्पीड ऑफ कार ड्यू नॉर्थ, बढ़िया। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रैक्टिस करने का समय, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा क्या है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस, और स्पेस में है ये, तो सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। अच्छा 5 मिनट में पहुंचा। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ light, that is 3 into 108 at 110 to the power 8, ये ऐसे लिखा है। c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, और ये होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। c equals 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और याद रखिएगा ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है। ईएम वेव, VAWAV वेव। तो बोल रहा है कि मान ले ये है हमारा अर्थ, ठीक, मान ली। अब अर्थ है तो भैया घूम रही है, धरती माता तो घूम रही है, और हम उसके अंदर में हैं। यहाँ पर है हमारा सैटेलाइट, ठीक है। ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ के साथ ही रोटेट कर रहा है, चक्कर मार रही है।
तो ये जो चक्कर मार रहे हैं, अब ये सिग्नल छोड़े यहाँ से अर्थ पे, यहाँ पर है रिसीवर। क्या है? रिसीवर। ये रिसीव कर लिया सिग्नल, वो सिग्नल छोड़ा तो ये रिसीव कर लिया, रिसीवर है। होगा क्या? आ रहा है जी, रिसीवर। तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है कि ये डिस्टेंस d क्या होगा। अगर स्पीड ऑफ सिग्नल कितना दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जितना, 3 × 10⁸, और टाइम कितना ले रहा है 5 मिनट, दैट इज 5 × 60, दैट इज 300 सेकेंड्स। अब हमको पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो सकता है ना स्पीड इंटू टाइम, तो d बराबर s इंटू टी। s क्या है? ये छोटा s है, बड़ा s नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वाला s नहीं है। तो s कितना है 3 × 10⁸ और इंटू टाइम, टाइम कितना है 300, 9 × 10⁻10 मीटर, या फिर 9 × 10⁻7 किलोमीटर। अरे भैया, 9 × 10⁻7 किलोमीटर, इतना मीटर ऊपर, मतलब ये कितना है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0। एक करोड़ किलोमीटर, अरे भाई इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। 9 किलोमीटर, 9 करोड़ किलोमीटर। अरे भाई ये तो बहुत दूर से आ रहा है सिग्नल, हमने कुछ गड़बड़ की क्या? 3 × 10⁸, तो स्पीड इंटू टाइम हो गया, टाइम ये रखा है। यही आएगा साहब, आंसर तो यही आएगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन। देखो अभी तक जो हमने बात की सब बच्चा वाला बात था, अभी मेन चीज आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, ये कब फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं? ये फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। जब एक्सेलरेशन 0 हो, जब एक्सेलरेशन कितना हो 0 हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। अदरवाइज हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया बस समझ लो कि वहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा असली चैप्टर। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये 4 चीज़ पढ़ ली हमने। अब एक और चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर ये तो लिखा है, बोले हाँ यही डेफिनेशन है और यही आपको याद करना है, और आए तो यही लिखना है। अब एक्सेलरेशन आखिर है क्या? मतलब कि जैसे वेलोसिटी है कि टाइम के साथ डिस्टेंस जितना चेंज करेगा इसको वेलोसिटी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन है क्या? टाइम के साथ 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज कर गया है, इसको उस बॉडी का एक्सेलरेशन बोलेंगे। सर नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो ये बॉडी है, अभी रेस्ट पे है क्योंकि मैंने इसे पकड़ रखा है। अब इस पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है जो अर्थ लगा रहा है, तो ये नीचे आया, यहाँ से कुछ तो स्पीड बढ़ा और ये मेरे हाथ तक आया। तो ये जो स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना, इसी का नाम एक्सेलरेशन है। 1 सेकंड में कितना बढ़ा या कितना घटा, इसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन।
मतलब अगर अभी 0 है और एक्सेलरेशन है बॉडी में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नेक्स्ट जो सेकंड है, पहला सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड होगा और दूसरा सेकंड में वो 10 + 10 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है? गुड। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और पहले एक ऑब्जेक्ट था जिसका वेलोसिटी था u और ये चलते 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 इसका वेलोसिटी क्या हो गया v। टाइम कितना लगा? t। तो ऐसे सिनेरियो को हम बोलेंगे कि इसमें आया है एक्सेलरेशन। क्या आया? एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन a। और इस a को लिखा जाता है फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझे? ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये दोनों भी वेक्टर है और यह भी वेक्टर है। समझ आया? ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो, इसका है मीटर पर सेकंड पहले से और 1 सेकंड और डिवाइड कर दिए, तो दोनों मिलके क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, होप सो अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, देखो, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? पहले गिवन लिखेंगे, GIVEN। गिवन क्या है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। आपको कैसे पता? पढ़ के। उसके बाद फिर विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर सेकंड, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? उसके बाद टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है सर? 2 मिनट दिख रखा है। 2 × 60 करेंगे सर, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए। 120 सेकेंड्स। समझे? अब इसका आगे क्या किया जाए? हाँ, कुछ तो याद आया, कुछ तो याद आया। निकालना क्या है? द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब क्या, बस थी ना, बस के 2 चक्के होते हैं और ढेर सारी खिड़कियाँ होती हैं और खिड़कियों से कोई पान थूक रहा होता है। ठीक, बस पहले रेस्ट पे थी, फिर इसने स्टार्ट किया चलना v वेलोसिटी u के साथ। u कितना था? 0। फिर इसने चलना स्टार्ट किया और चलते चलते आ गए v पे। v हो गया इसका वेलोसिटी। तो यही पूछा है कि v क्या होगा और ये टाइम कितना होगा, टाइम कितना लगेगा। तो हमें अभी तक तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है सर कि a = v - u/t। तो a दिया है 0.1, टाइम दिया है 120, u भी दिया है, बट u कहाँ दिया है? यहाँ पे सर देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो v -0। तो v कितना आ गया? पॉइंट हटाओ 12 मीटर पर सेकंड। मतलब 12 मीटर पर सेकंड चला जाएगा। कितना सेकंड में? 2 मिनट में 12 मीटर पर सेकंड, 0 से 12 हो जाएगा। और उसके बाद फिर पूछ रहा है डिस्टेंस कितना चल लेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। d क्या है? ये तो t तो दिया है। d क्या है? d बताइए। तो d या s होगा, चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया है, डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे? s =
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो अब सुनो, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन नहीं करना है कि सर ये कहाँ से आया। अभी तुमको जितना बताया गया है उसके हिसाब से चलो और इस इक्वेशन को लगा दो। इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है। 2a कितना है 0.1, s निकालना है, और वी स्क्वायर यू तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो वी स्क्वायर ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। वी स्क्वायर कितना है 12 इंटू 12, ये जाएगा 6 बार में, और s इक्वल्स ये पॉइंट उड़ाओ इधर 10 दो, 720 मीटर्स। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 720 मीटर। एक आपका आंसर यहाँ पे है और एक आपका आंसर यहाँ पे है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ्स है। ग्राफ के बारे में हमें पढ़ना है। ग्राफ क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, और इस एक्सिस में जो भी ड्राइंग करो तुम उसको ग्राफ बोलते हैं, समझे। आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ में मेनली पढ़ना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये तो पता चल जाए ग्राफ है क्या। देखो अब ग्राफ क्या है। अगर मैं पूछूँ आपसे ये क्या है तो आप बोलोगे एक रे, और मैं पूछूँ अब क्या है तो अब एक लाइन है जो दोनों तरफ इन्फिनिटी को टच कर रहा है। इन्फिनिटी मतलब कि ये अभी रुका नहीं है, ये चलता जा रहा है। ठीक, अब इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन बनाते हैं। क्या बनाए इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन, ये भी अपना इन्फिनिटी को टच कर रहा है। अब इसका एक नाम रखा गया है, इसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है +x, ये -x, ये +y और ये -y। टू परपेंडिकुलर लाइन आर कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस का डेफिनेशन लिखिएगा, टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। अब इसके बाद ग्राफ में मेनली पढ़ना क्या होता है। ग्राफ क्या है, एक शेप है। क्या है, एक शेप है। ये लाइन है, हो सकता है ये कुछ और हो, स्क्वायर हो जाता, हो सकता है आगे जाके आगे मुड़ जाता। ठीक, ग्राफ में मेनली दो चीज़ पढ़ना होता है। क्या क्या है, एक होता है स्लोप, जिसको tan थीटा बोलते हैं, और ये पढ़ा जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या लिखा जाता है, कंपैरिजन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। किसका कंपैरिजन होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर मतलब P, बेस मतलब B। तो P/B क्या लिखा गया, स्लोप। और इसी स्लोप को हम लोग बोलते हैं कि वो कितना इंक्लाइंड है। स्लोप ये बताता है कि वो लाइन x एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन पे है, ये उसका स्लोप है। दूसरा एक और चीज़ हम लोग बता सकते हैं, इसका एरिया बता सकते हैं, कितना एरिया है। एरिया क्या होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो एक ग्राफ में दो चीज़ें पढ़ी जाती है, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है जो परपेंडिकुलर और बेस को जब हम कंपेयर करेंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तो वो हमें दे देगा स्लोप।
ये याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री तो कोई बात नहीं, ये आने वाला है। बस अभी के लिए याद रखिए कि tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए वापस चलते हैं अपने पीपीटी पे। तो हमें कुल 3 ग्राफ यहाँ पे पढ़ना है। पहला ग्राफ है एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा है वीटी ग्राफ, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। कहाँ है? अब सुनो, सारे ग्राफ का हमको स्लोप पढ़ना है और एरिया पढ़ना है। तो किसका स्लोप क्या देगा अब हम यहाँ सीखेंगे। ग्राफ से कैसे निकालते हैं हम लोग, देख सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एटी ग्राफ का। ये एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा और टाइम इंडिपेंडेंट है सबसे। न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स में टाइम को इंडिपेंडेंट माना जाता है और बाकी सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती है। ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वली बढ़ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी, लेकिन ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये भी यूनिफॉर्म है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब सुन, स्लोप, इसका स्लोप क्या देता है? इसको पीछे ला और थीटा। तो इसका जो थीटा है या फिर टैन थीटा हम लोग बोलेंगे, इसका टैन थीटा का वैल्यू क्या देगा? हमें देता है जर्क। क्या? जर्क, जर्क, जर्क। वही जो स्मूथ से रोड में एक छोटा सा पिंपल उठा हुआ रहता है ना, जहाँ जाके ब्रेक्स दाबने पड़ते हैं, अपने कार के ब्रेक्स दाबने पड़ते हैं, अपने स्कूटी के ब्रेक्स दाबने पड़ते हैं, तो वो जर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्किंग। जर्क का मतलब क्या है? जर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको बताता है कि इसमें फोर्स लगा। फोर्स लगा तो कितना लगा, हमने फोर्स को महसूस किया, तो ये होता है जर्क। और एरिया, अगर हम इसका, इस ग्राफ का एरिया निकाल लें, ये वाला पार्ट पूरा, तो ये हमें दे देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, इसका एरिया क्या दिया? एटी ग्राफ का है, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वी, और स्लोप क्या दिया? जर्क। अभी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अभी वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप जो है ये भी टैन थीटा, ये परपेंडिकुलर अपन बेस। देख परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर में क्या है? वेलोसिटी। और फिर ये क्या है? टाइम, v बाई टी या फिर डेल्टा v बाई टी क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन देगा। और एरिया क्या देगा? एरिया अगर हम बोले कि ये पूरा एरिया लो, ये क्या लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा ये, अगर हम ये एरिया पूरा लेते हैं तो, या मान ले सिर्फ यही एरिया लेना है, तो इसमें क्या है? वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो बोल सकते हैं v इंटू टी आ जाएगा। हाफ इंटू वी इंटू टी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो v इंटू टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हाफ तो कांस्टेंट है, तो क्या देता है हम लोगों को ये? तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देता है सर, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, स्लोप क्या है, ये थीटा, tan थीटा का वैल्यू, और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब s बाय t। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्लोप क्या दे दिया, वेलोसिटी, और एरिया क्या देगा इसका, कुछ नहीं। एसटी ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है, समझ आया। तो सबसे देखो इसमें क्या है, वेलोसिटी पता चल रही है, एक्सेलरेशन पता चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और टाइम पता चल रहा है। इसमें क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, जितना कुछ पढ़े सब पता चल रहा है इससे। तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमको। वीटी ग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ बता सकता है। इसमें वेलोसिटी निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, समझ रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी। एक्सेलरेशन स्लोप ले लेंगे तो निकल ही जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकल जाता है, सिर्फ वेलोसिटी निकाला जाता है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, बस। ग्राफ का इतना थ्योरी ज़रूरी था इसलिए मैंने करा दिया। अब आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड्स में इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो असल में ना, अब इन तीनों चारों चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, रिलेशन है, पहला रिलेशन वेलोसिटी टाइम की, वेलोसिटी का टाइम के साथ, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, और तीसरा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। ये तीनों रिलेशनशिप एक एक करके हम लोग देखेंगे। सर यही तीनों, मतलब कि ये क्या है और v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहे। उसके बाद एक्सेलरेशन ए और टाइम t, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एस क्या है यहाँ पे, एस छोटा दे दिया, एस बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आया कहाँ से, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले आप लोग इसको पूरा उतार लें, जैसे जैसे है पूरा उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसका। अब प्रूविंग करना है। प्रूविंग हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक ग्राफिकल मेथड और एक जनरल मेथड। जनरल मेथड मतलब मैथमेटिक्स लगा के, और हम लोग के सिलेबस में जनरल मेथड है तो मेनली जनरल मेथड से ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन्हें प्रूफ करते हैं कि ये कहाँ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये हमें लिखने नहीं देगा। स्टेटमेंट क्या है, let a body having initial velocity u after a time t it displaced it displaces s, capital S, and having an acceleration
and its final velocity is v। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर स्टेटमेंट के बाद वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। देखिए ग्राफिकल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे, लेकिन एक ज़रूर हम बता देंगे कि कैसे करना है। और अगर वो चाहिए होगा तो आप लोग एक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे एक पिन कमेंट। तो a/1 लिख सकते हैं इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो v माइनस यू बराबर AT हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस AT। और जहाँ तक हमको याद है यही लेकर आना है, ये फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन जो हम लोगों ने वहाँ पे एक न्यूमेरिकल किया था, v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s पे, जस्ट वही चीज़ हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। अब इसके बाद ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, हमेशा वीटी ग्राफ लेंगे, हमेशा, हाँ हमेशा। इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे था इसका u v, यहाँ पे आते आते v हो गया, ये है टाइम t, तो स्लोप क्या देगा इसका, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बोल सकते हैं v माइनस यू बाय बेस कितना है, टाइम t है, तो ये यहाँ आ गया, इतना आ गया, और फिर AT इक्वल्स v माइनस यू और v इक्वल्स टू यू प्लस AT, बस सिंपल एज दैट। तो ऐसे ये प्रूफ होगा। आगे देखते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये कैसे प्रूफ होगा। अब सुनो, एवरेज स्पीड कांस्टेंट होता है, और जब कांस्टेंट स्पीड लेते हैं तो एक्सेलरेशन 0 आता है, ठीक। एवरेज स्पीड इंटू टी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम टी। एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम टी। अब u को स्टेटमेंट वैसे ही लिखेंगे पिछले वाला ही, u को u रहने देते हैं और v को लिख सकते हैं u प्लस AT बाय 2 इंटू टी। तो इधर क्या हो गया, 2u, ये सब साथ में है, प्लस AT होल डिवाइडेड बाय t/2। t/2 को एक बार 2u से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और जहाँ तक हमको याद है यही लाना था, ut इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, ठीक। अब ग्राफिकल मेथड से भी देख ही लेते हैं, ये ऐसे, ये टाइम t, ये v, ये u, ये v, तो इसका एरिया क्या देगा हमको, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। तो S इक्वल्स क्या हो जाएगा, एरिया मतलब क्या, ये पहले एक ये एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया, हाफ इंटू परपेंडिकुलर, बेस कितना है, टाइम t है, और परपेंडिकुलर कितना है, ये v है माइनस यू, v माइनस यू, ठीक। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, v इंटू टी, सॉरी u, ये यहाँ तक u है ना, ये तो रेक्टेंगल है, तो इसका u इंटू टी मतलब ब्रेथ इंटू लेंथ प्लस u t,
अब v को लिख सकते हैं u प्लस ए टी लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से s इक्वल्स टू हाफ ऑफ टी u प्लस ए टी माइनस यू यू ख़त्म प्लस यू टी। तो s इक्वल्स टू इसको इधर रखो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी इंटू टी मतलब ए टी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो ये प्रूफ है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है जिसे हमने क्वेश्चन बनाया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसको कैसे लाएंगे, फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, अब आप लोग लिखेंगे। फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू। टाइम को लिख सकते हैं, देखो v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए, तो a को a बाई 1, तो t को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो at होगा, और a को नीचे ले आएंगे तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से v माइनस यू बाई ए आ जाएगा। बस इसको ला के यहाँ पे पुट कर देना है, v माइनस यू बाई ए, तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि u प्लस वी इंटू वी माइनस यू इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, और इधर s है तो आ गया 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ग्राफिकल मेथड में देख लेते हैं। ये ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको, जिसका हाइट h है वो t है, v यहाँ पे u, ये v है ये u है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या लिखेंगे, ट्रेपीजियम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब u, सम ऑफ पैरेलल साइड ये है ना v, और ये u, v प्लस u बाय h क्या है, ये हाइट ये है, तो टाइम t। देखो ट्रेपीजियम ऐसे लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे करके देख रहे हैं इधर से, तो ये पैरेलल साइड एक ये है एक ये है, तो ये टोटल है v और ये है u। ठीक है, तो ऐसे करके लिए है u प्लस वी बाय यू प्लस वी इंटू टी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। वही फिर से वही रोना सब, हाफ इंटू वी स्क्वायर, टी को क्या लिख सकते हैं बताओ, टी को लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, v प्लस यू एंड v माइनस यू बाय ए, और इधर है एरिया, एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को s लिखेंगे, तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही लाना था। अब सुनो, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। ये आपको याद होना चाहिए नींद में भी,
ये तीन इक्वेशन जो हम लिखाए हैं अभी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपको याद होना चाहिए, इसका प्रूफ याद होना चाहिए। v क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है, ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसका ऐसा यूनिट और कन्वर्जन, बस आपका ये चैप्टर डन। कोई आपको नहीं रोक सकता इस चैप्टर में नंबर लाने से। चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity 5 meter per second. If the acceleration of a stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखो, एक बॉल था जिसको मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, डाउनवर्ड था एक्सेलरेशन। अच्छा, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है या डिक्रीजिंग ऑफ स्पीड की वजह से एक्सेलरेशन आता है, उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है इसको। जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5, तो देख v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, एक हाइट तक किया जाएगा, फिर हाइट से वापस। तो ये क्या बताना है, हाइट अटेन h क्या होगा, तो h क्या होगा ये बताना है। a दे दिया है जो g के बराबर है, और वो कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना कि जब बॉडी ऊपर जा रहा होता है, जैसे कि हम इसको फेंके तो ये ऊपर गया, तो जब ऊपर जा रहा होता है तो -g लेते हैं, -10 लेंगे, और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो +10 लेंगे। तो अभी तो -10 लेंगे, तो v स्क्वायर, v कितना हो जाएगा, ये जाते 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 इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0, ZERO 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस यू मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 माइनस में इंटू h, हाइट निकालना है। तो माइनस माइनस ख़त्म, इधर है 25 और इधर आ गया 20 हाइट। तो हाइट यहाँ से आ जाएगा 5/4 और 5/4 कितना होता है, तो आ गया 1.25 मीटर्स। 1.25 मीटर ऊपर जाएगा और फिर वो ऊपर से वापस। हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच देयर, और कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो v कितना 0 हो जाएगा, u कितना 5 है और g कितना -10 है इंटू टी। 5 उधर गया तो -5 इक्वल्स टू 10 -10 इंटू टी, माइनस माइनस ख़त्म 2। तो टाइम निकल जाएगा, सॉरी 1 और ये 2, हाफ सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया और ये हाइट आ गया, ठीक है। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय ओए। ओए 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 ओए। तो ओए देख, ये क्या है, वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप है कुछ यहाँ पे थीटा, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। मतलब ये ओए क्या है, ओए है एक्सेलरेटेड मोशन। ओए क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। फिर बोल रहा व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाय ए बी। ए बी देख, 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी थी 6 और 10 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी है 6, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे
तो ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो ए बी कैसा है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय बी सी? ये बी सी, ये बी सी, ठीक है। तो बी सी स्पीड पहले 6 था और फिर ये 4 सेकंड में क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। इसका मतलब ये जो बी सी है वो, बी सी कैसा मोशन है? रिटार्डेशन। कैसा? बी सी में क्या होगा? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन होगा। और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो OA के लिए, OA के लिए एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? स्लोप इसका। तो स्लोप ऑफ OA निकालेंगे यहाँ से। ये था ABC हो गया, ABCD। स्लोप ऑफ OA इक्वल्स टू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 6 और बेस कितना है? 4, दैट इज 2 3 3/2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया OA के लिए। और OB के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा? वैसे A निकाल रहे हैं, A एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं सबके लिए। OB के लिए A कितना आएगा? A फॉर OB। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, पहले कितना था? 6 माइनस बाद में कितना हुआ? 6 डिवाइड में कितना? 4, 0/4 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर एक्सेलरेशन फॉर BC, BC के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा? BC के लिए एक्सेलरेशन आएगा स्लोप ऑफ BC tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? ये है 6 और बेस 6, लेकिन माइनस लेंगे यहाँ पे। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि देख, परपेंडिकुलर इधर होता तो हम लोग प्लस लेते, लेकिन परपेंडिकुलर इस तरफ है। एक्चुअली में v माइनस यू बाई टी होता है। तो v कितना है अभी? 6, सॉरी u कितना है यहाँ पे? b पॉइंट पे u है 6 और v कितना है यहाँ? जब 16 सेकंड पे 0 हो गया तो ये होगा v0 माइनस u 6/6। तो -6/6 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी हो गया। ई में बोल रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, रिटार्डेशन मतलब ये रिटार्डेशन है आपका, ई नंबर। रिटार्डेशन तो यही आया और तो कुछ नहीं है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी A to B। अब देखो VT ग्राफ का एरिया क्या दे देता है हम लोगों को? VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो EF नंबर होगा एरिया अंडर OABCO। ये हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और पहले हाफ इंटू बी इंटू एच, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। इसका एरिया कितना निकलेगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 4 इंटू इसका हाइट, हाइट कितना है? 6, ठीक। और उसमें जोड़ देंगे इसका एरिया, ये है 6 और ये है 6, 6 इंटू 6 प्लस इसका जोड़ देंगे, ये है 6, ये है 6, हाफ इंटू 6 इंटू 6। तो टोटल कितना आ जाएगा? 12 प्लस 36 प्लस 3 18
66 meters. 66 meters. Answer. तो इसके बाद चलो स्लाइड्स ख़त्म हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने ये सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, और बनाए हैं तो बहुत अच्छा बेटा। ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं और आपको अच्छे नंबर ही आएंगे, चिंता मत कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड विद मिधा गुरु।